हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज मैं आपके सामने कक्षा 5 का हिंदी विषय का पाठ नंबर 9 लेकर आया हूं। और इस पाठ का नाम है एक माँ की बेबसी। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम प्रश्न और उत्तर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, समझेंगे अच्छे से, उनको अच्छे से सीखेंगे। हमने अगर चैप्टर पढ़ लिया है तो हम इनके क्वेश्चन और आंसर को समझने में ज़्यादा देरी नहीं लगाएंगे। आसानी से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर और इनमें आए कठिन शब्दों को आसानी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, मोस्टली इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं। जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आपके आते हैं वो इसी में से आते हैं मोस्टली। तो आपको इन क्वेश्चन आंसर को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं आज के इस चैप्टर पर, जिसका नाम है एक माँ की बेबसी। सबसे पहले हम इसमें दिए हुए कोई शब्दार्थ हैं इस चैप्टर में, उनके अर्थ को निकालते हैं। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्द अर्थ, शब्द और अर्थ यानी कि शब्दों के अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको ही सॉल्व करते हैं। आइए, शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब दो शब्दों से बना होता है, शब्द प्लस अर्थ। ठीक है, शब्दों का अर्थ। जैसे इसमें शब्द दिया था अदृश्य। अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई ना दे या गायब, जो गायब हो। ठीक है, नेक्स्ट है अजूबा। अजूबा का मतलब होता है आश्चर्यजनक। ठीक है, कहते नहीं अरे यार ये तो अजूबा है, ये आज तक कभी देखा नहीं, यानी कि यूनिक, आश्चर्यजनक। नेक्स्ट है भिन्न। भिन्न का मतलब होता है अलग या पृथक। पृथक का मतलब या अलग का मतलब भी भिन्न ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इशारों। इशारों का मतलब होता है संकेतों। ठीक है, यानी कि इशारों में हम उसके बारे में पूरा अच्छे से समझ गए। ठीक है, यानी कि इशारे या संकेतों के अकॉर्डिंग हम उसको जान गए। नेक्स्ट है छटपटाहट। छटपटाहट का मतलब होता है बेचैनी, यानी कि उसको बहुत छटपटाहट हो रही थी उसके बारे में जानने के लिए, या फिर उससे बहुत बेचैनी हो रही थी उसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट है निहारती रहती। निहारती का मतलब देखती रहती। ठीक है, बेहतर। बेहतर का मतलब होता है अच्छा। नेक्स्ट है बेबसी। बेबसी का मतलब होता है लाचारी, यानी कि वो बेचारी बहुत बेबस थी या बहुत लाचार थी। नेक्स्ट है इससे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स पर हम आते हैं। तो एक माँ की बेबसी प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है अंदर की छटपटाहट उसकी आँखों में किस रूप से प्रकट होती थी। ठीक है, किस रूप में प्रकट होती थी उसकी आँखों की छटपटाहट। तो इसका आंसर है ख, डर के रूप में। ठीक है, उसके अंदर की छटपटाहट उसकी आँखों में किस रूप में प्रकट होती थी, यानी कि डर के रूप में उसमें प्रकट होती थी। यानी कि ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, इन तीनों में से सिर्फ ख इसका आंसर है। ठीक है, तो आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 2, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में जलती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी चलती होगी। ठीक है, तो कैसी बेबसी थी उसकी। बच्चा चाहे जैसा भी हो वह अपनी माँ बाप की आंखों का तारा होता है। रतन की माँ अपने बेटे को दूसरे बच्चों की तरह बोलते हुए सुनना चाहती होगी। साथ ही वह अपने बेटे के भविष्य को सोचकर परेशान रहती होगी कि उसके बाद रतन का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। यही बेबसी उसकी आंखों में चलती होगी। ठीक है, यानी कि उसे डर रहता था कि अगर वो ना रही तो उसके बच्चे को कौन देखेगा। वह अपने बच्चे को दूसरे बच्चों की तरह बोलते हुए देखना चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा। तो रतन क्या सोचकर घबराता था। रतन स्वाभाविक रूप से गूंगा था, मतलब बोल पाने में असमर्थ था, यानी कि वह बोल नहीं पाता था। वह बच्चों को अपनी बात या भावनाएं इशारों से समझाने की कोशिश करता होगा। ठीक है, जब कोई उसकी बात समझ नहीं पाता होगा तो वह घबरा जाता होगा।
ठीक है, यानी कि वह वो टेंशन ले रहा कि मतलब उसे समझाने में दिक्कत होती होगी, तो वो उस यादों में समझाने की कोशिश करता था, लेकिन जब कोई उसकी बातों को समझ नहीं पाता था तो वह घबरा जाता था कि यार मैं कैसे समझाऊं कि लोग वाग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे पागल समझेंगे या कुछ भी ऐसा, मन में बहुत सारी बातें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे उसको घबराहट होती है। तो है उत्तर इसका पहला है, सबसे पहले तो उसे इस बात की आशंका से घबराहट महसूस होगी कि कोई उसकी बात जा इशारों से समझ पाएगा या नहीं। ठीक है, यानी कि उसकी बात को कोई इशारों में समझ पाएगा या नहीं, ये उसको घबराहट होती थी। ठीक है, होती थी या फिर उसको होती होगी। नेक्स्ट है दूसरा, खुद को दूसरे बच्चों से अलग या कमतर महसूस करके यह सोचेगा कि उसकी ना बोलने की कमी के कारण कोई उसके साथ नहीं खेलेगा। ठीक है, तो मोस्टली वह सोचता होगा ऐसा कि भाई वो बोल तो पाता नहीं, अपनी बात समझा नहीं पाता है। ठीक है, तो वह उनके साथ कैसे खेलेगा, या फिर वो उसके साथ कोई खेलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, रतन को यह महसूस भी होगा कि खेल रहे बच्चे उससे अपनी दोस्ती भी करेंगे कि नहीं, वे उससे अपने साथ खेलने के लिए बोलेंगे कि नहीं। यही बातें सोचकर रतन को घबराहट महसूस हो सकती है। ये महसूस लिखा है यहाँ पे, ये महसूस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा महसूस। ये महसूस लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा, यह बातें सोचकर रतन को घबराहट महसूस होती होगी कि उससे दोस्ती करेंगे भी या नहीं, जो उसके साथ आसपास में बच्चे हैं, और उसको खेलने के लिए बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये सारी बातें उसको महसूस होती होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे पहला है, कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। ठीक है, या फिर दूसरा है, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक आंसर है इसका। तो उसका आंसर है ख, यानी कि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। ठीक है, नेक्स्ट है अभिव्यक्ति, यानी कि खुद की मन की बातें। प्रश्न है, एक माँ की बेबसी कविता की रचयिता कौन है और इस कविता का क्या भाव है? भाव मतलब फीलिंग्स। इसका उत्तर है, एक माँ की बेबसी के रचयिता राजेश जोशी हैं, जिन्होंने ये कविता लिखी है या फिर ये चैप्टर बनाया है। इसमें कविता में रतन नाम का एक बच्चा है जो बोल नहीं पाता है। वह हर रोज़ हम उम्र बच्चों के साथ खेलने आता है। अपने बच्चे के ना बोल पाने के कारण उसकी माँ की आंखों में बेबसी दिखाई देती है, यानी कि घबराहट या फिर बेचैनी। नेक्स्ट है भाषा का ज्ञान। विशेषण छाटो। विशेषण का मतलब होता है किसी शब्द की विशेषता बताना, यानी कि किसी भी चीज़ की या किसी व्यक्ति की या किसी भी जगह की विशेषता बताना। ठीक है, जैसे है, यह फल मीठे हैं, तो फल कैसे हैं? मीठे। तो ये क्या हो गया इसका विशेषण। जो लाल लाल शब्द दिए हुए हैं ये आपको खुद अंडरलाइन करने हैं, किस में से? अपनी किताब में से, बाकी यहाँ पे तो दिए हुए हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट है, उसकी कमीज नीली है, तो उसकी कमीज कैसी है? नीली, यानी कि कमीज की विशेषता बताता है, कैसी है? नीली। वह लड़का कितना सुंदर है, तो लड़का है लेकिन वह सुंदर है, तो उसकी विशेषता बता रहा है। तो सुंदर क्या हो गया यहाँ पे? विशेषण। वह चित्र सुंदर है, यानी कि एक चित्र है। ठीक है, तो जो चित्र है वह कैसा है? वह सुंदर है। ठीक है, वो भी इसकी विशेषता हो गई। नेक्स्ट है, श्याम कितना मोटा है। श्याम है लेकिन वो पतला है या मोटा है, ये उसकी विशेषता हो गई। तो यहाँ पे मोटा होगा इसका अर्थ, यानी कि विशेषण। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द लिखें, यानी घर का पर्यायवाची मतलब
एक ही शब्द के कई कई शब्द जो होते हैं उनको बताते हैं हम पर्यायवाची शब्द। तो घर को क्या क्या बोलते हैं हम? गृह, निकेतन, भवन। ठीक है, घर को क्या क्या बोला जाता है? गृह, निकेतन, भवन। नेक्स्ट है बादल। बादल को क्या क्या बोलते हैं हम? मेघ, घन, जलधर। बादल को क्या क्या बोलते हैं? मेघ, घन, जलधर, यानी कि जल को उठाकर लेकर आने वाला और बरसाने वाला। नेक्स्ट है मित्र। मित्र को बोलते हैं दोस्त, सखा या सहचर। ठीक है। नेक्स्ट है आँख। आँख को क्या क्या बोलते हैं? नेत्र, नयन और लोचन। नेत्र, नयन और लोचन। नेक्स्ट है माता। माता को क्या क्या बोलते हैं? माँ, अम्बा, जननी। ये इसके पर्यायवाची शब्द है, यानी कि इन शब्दों से हम बुला सकते हैं अपनी माँ को। नेक्स्ट है स्वयं करें। ऐसे कौन से क्षण हैं जब आप अपनी माँ को सबसे अधिक याद करते हैं? तो ये आपको खुद करना है, खुद ही ढूंढना है। इस बारे में अपनी खुद की मन की बातें बतानी हैं, तो ये आप खुद लिखेंगे। ठीक है। तो आज के चैप्टर में सिर्फ यही क्वेश्चन और आंसर्स थे, और उसमें थोड़ी सी व्याकरण भी थी, जैसे कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द हो गए या फिर विशेषण हो गए, ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं। आपके जैसे कि NVS में भी आते हैं, आपके जो FA1 FA2 वगैरह होते हैं उनमें भी आते हैं, और आपको कहीं एग्ज़ाम देना हो स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको सीखने बहुत ज़रूरी हैं। आप सभी बच्चे इनको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से याद करेंगे, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें सभी को, और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।